हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 17 फरवरी से आप सभी का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है और पहला दिन हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। जैसा कि हमने आप सभी से बोला था कि आप सभी के लिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया है और आज इस वीडियो में हम हिंदी पूरे हिंदी बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कवर किए हैं। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार ज़रूर देखें, स्पीड बढ़ाकर इसे देख लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो आंसर देखिए दोस्तों, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो आंसर देखिए, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो आंसर देखिए, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है। चौथा क्वेश्चन देखिए, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियमों के मामले में अपवाद था। वह हमेशा अपने अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो आंसर है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग से लेखक द्वारा यह बता कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। आंसर देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के दांत तोड़कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपकी दृष्टि में विष के दांत कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दें। आंसर देखिए, मेरी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे ड्राइवर से लड़ गया और उसके बेटे के 2 दांत तोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। आंसर देखिए, लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही निहित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो आंसर देखिए, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जो विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। आंसर, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हमें अपनी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो आंसर, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने
पार्श्व वृत्ति यानी पुराने चिन्हों को भुला देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 11, देवनागरी लिपि में अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? आंसर देखिए, करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? आंसर देखिए, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषा लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? आंसर, बहादुर की मां चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसकी मां बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने मां की प्यारी भैंस को पीटा, जिसकी कल्पना कर मां ने भी बहादुर को बहुत पीटा। अंततः बहादुर घर छोड़कर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किन कारणों से बहादुर ने एक लेखक का घर छोड़ दिया? आंसर देखिए, शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलतियां के लिए उन्हें मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया, तब वह और ज़्यादा डर गया। अंततः बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? आंसर, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध है, क्योंकि उनकी 3 बहनों का जन्म रामपुर में एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का कोई भी बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना जाना होता था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? आंसर देखिए दोस्तों, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी 3 बहनों का जन्म रामपुर में एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना जाना होता था। क्वेश्चन नंबर 17, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। आंसर देखिए, बिरजू महाराज का गुरु उनके पिताजी थे। उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। वे अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, हर वर्ष अवनियों में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो आंसर देखिए, हर वर्ष अवनियों में गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? आंसर, बच्चे मछलियों के साथ खेलना चाहते थे। उनके लिए वह किसी एक मछली को कुएं में भी छोड़ना चाहते थे, ताकि जब मन हो वहां से मछली निकालकर खेल सके। क्वेश्चन नंबर 20, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती, स्पष्ट करें। आंसर देखिए, लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता दिखलाई पड़ती कि मछली जल से बाहर तरफ रही थी और दीदी घर के अंदर तरफ रही थी। क्वेश्चन नंबर 21, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? डुमराव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है, जिससे शहनाई बनाई जाती है, इसलिए डुमराव की महत्ता अधिक है। क्वेश्चन नंबर 22, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुराब का परिचय पाठ के आधार पर दें। आंसर देखिए, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुराब काफ़ी घनिष्ठ था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम
के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? आंसर देखिए, गांधी जी की बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? आंसर देखिए, गांधी जी शिक्षा का ध्येय व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं, जहां बच्चों का चरित्र निर्माण के साथ साथ उनमें साहस, बल, सदाचार इत्यादि लक्षण हो, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यही वास्तविक शिक्षा है और इसी से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? आंसर देखिए, कवि गुरु नानक देव जी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वाणी कब विष के समान हो जाती है? आंसर देखिए, जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, कवि ने माली मालिन किसे और क्यों कहा? आंसर देखिए, कवि रसखान ने कृष्ण राधा को माली मालिन कहा, क्योंकि कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका में माली मालिन का कार्य पुष्प की देखभाल करना है, ठीक उसी प्रकार कार्य प्रेम वाटिका में कृष्ण और राधा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। आंसर देखिए, कवि रसखान ने कृष्ण को चोर कहा क्योंकि कवि के अनुसार नंद के नंद ने उनके चित्त को चुरा लिया है। क्वेश्चन नंबर 29, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट करें। आंसर देखिए, कवि घनानंद के अनुसार बादल परहित के लिए देह धारण करता है और सब के ऊपर समान बरसता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? आंसर देखिए, कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कवि सुजान की विरह वेदना में रो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? आंसर देखिए, कवि प्रेम घन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव, लगाव और उनके रहन सहन विदेशी हो गए हैं। वे अधिकतर विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? आंसर देखिए, कवि प्रेमघन नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं की उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती, वे देश का प्रबंध कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत माता अपने ही घर में परवाहिनी क्यों बनी हुई है? आंसर देखिए, भारत माता अपने ही घर में परवाहिनी बनी हुई है क्योंकि इनके सामने भारतीय लोगों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं और यह चुपचाप देख रही है, जैसे कोई प्रवासी या मेहमान किसी दूसरे के घर में चुपचाप देखता है। क्वेश्चन नंबर 34, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? आंसर देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत के 30 करोड़ लोग फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं, आधा पेट भोजन करते हैं, वह शोषित, बिना वस्त्र के, मूर्ख और असभ्य शिक्षित हैं। वे अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हैं और वृक्ष के नीचे नीचे निवास करने के लिए मजबूर हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? आंसर देखिए, भारत माता का हास भी ग्रसित दिखाई पड़ता है क्योंकि भारत माता पर उगे स्वर्ण जैसे फसल को अंग्रेजों के पैरों तले कुचला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट करें। आंसर देखिए,
कवि की दृष्टि में जनता का बदला एक कवि की दृष्टि में जनता का बदला दिन ही समय का घर घर नाद है। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, इसमें शासन जनता का होगा। क्वेश्चन नंबर 37, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? आंसर देखिए, कवि जनता के स्वप्न का सुंदर चित्र खींचता है। कवि के अनुसार वर्षों सदियों से दुख सहने वाली जनता को अब सुख मिलने वाला है, क्योंकि देश में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। क्वेश्चन नंबर 38, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे? आंसर देखिए, कवि की दृष्टि में आज के देवता सड़कों, खेतों, खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं। यह लोग सड़कों में, खेतों में या कहीं अन्य जगहों में काम करते हुए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों परी है? स्पष्ट करें। आंसर देखिए, जब परमाणु बम नगर के बीचों बीच धरती को चीर कर निकला तो मानव जन की छायाएं दिशाहीन हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? आंसर देखिए, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में कंकाल, जले हुए पत्थर, टूटी फूटी सड़कें एवं अन्य चीजें हैं, जिन्हें देखकर इतिहास में हुए उस घटना का अंदाज लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है? आंसर देखिए, कवि को उसके दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता है, क्योंकि एक चौकीदार की तरह ही बूढ़ा वृक्ष उसके दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, वृक्ष और कवि के बीच क्या संवाद होता था? आंसर देखिए, कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से घर आते थे तो मानो वृक्ष दूर से ही ललकारता था कि कौन? जवाब में कवि कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। क्वेश्चन नंबर 43, कवि किन अत्याचारों और क्वेश्चन नंबर 43, कवि किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है? आंसर देखिए, कवि वैसे व्यक्ति को अत्याचारी कह रहे हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हर परिस्थिति में हमारा जीवन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनका जीवन काल बहुत छोटा लगता है। क्वेश्चन नंबर 44, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, बेटे के लिए क का अर्थ कबूतर है, जो लिखते समय चौखट में नहीं आता, कबूतर की तरह फुदक जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? अंगा को लिखते समय बेटे के आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी डॉ को नहीं लिख पाता। क्वेश्चन नंबर 46, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है? आंसर देखिए, कवि जीवनानंद दास उस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं जहां धान की हरी भरी खेत और बहती नदी हो। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? आंसर देखिए, कवि अगले जन्म में अवावील, पक्षी, कौवा, उल्लू या मनुष्य बनने की संभावना व्यक्त करता है, क्योंकि उसे बंगाल के पर्यावरण से काफ़ी लगाव था और ये चीज़ें बंगाल में सामान्य रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, शानदार लवादा शानदार क्वेश्चन नंबर 48, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? आंसर देखिए, भगवान का शानदार लबादा गिर जाएगा, क्योंकि जिसके कपोलों की नरम सैया में भगवान की कृपा दृष्टि
विश्राम करती है वह भक्त ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, कवि किसको कैसा सुख देता था? कवि प्रभु की कृपा दृष्टि को अपने शरीर चेहरे की नर्म सैया पर विश्राम करने का सुख देता था। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो आंसर देखिए, रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 51, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर देखिए, मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर देखिए, लक्ष्मी ढाटे विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसों से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 53, ढाटे विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। आंसर देखिए, इस कहानी का शीर्षक ढाटे विश्वास बिल्कुल सटीक है क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोग को तूफान, सुखाड़, भारी वर्षा और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसलिए इसका ढाटे विश्वास शीर्षक उचित है। क्वेश्चन नंबर 54, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्द में लिखें। तो आंसर देखिए, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वही परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती थी? विचार करें। आंसर देखिए, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 56, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। आंसर देखिए, इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है क्योंकि जिस प्रकार नगर में पप्पाती के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पप्पाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? आंसर देखिए, पप्पाती बल्ली अम्माल की पुत्री थी। वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरई लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, सीता अपने ही घर में
घुटन महसूस करती है? क्यों? आंसर देखिए, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते हैं। ना उनके बेटे, ना उनकी बहुएं। क्वेश्चन नंबर 59, सीता का चरित्र चित्रण करें। तो आंसर देखिए, सीता 3 बेटे, 3 बहुएं एवं कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत है, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी के को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में एक दिन सीता घर को छोड़कर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। यह क्वेश्चन दोबारा आ गया है शायद। तो आंसर देखिए, लेखक के अनुसार लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जैसे अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज आदि से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 61, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक मानता है? आंसर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत, भेदभावना मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? आंसर देखिए, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। उनके मुताबिक आदर्श समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और क्यों, किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 63, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा? आंसर देखिए, वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मूलर को कहा गया है। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। क्वेश्चन नंबर 64, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कवि की दृष्टि में यहाँ आप लिखा गया, यहाँ होगा आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर किसान हैं। वे पत्थर तोड़ते हुए सड़क पर या तो खेत में या खलियान में काम करते हुए मिलेंगे। किसान ही भारत के मेरुदंड हैं। जेठ की दोपहरी हो गया, ठंडा के सर्दी या फिर मूसलाधार वर्षा, सभी में आज के देवता बिना थके हुए खेतों खलियानों में डटे हुए मिलते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।